नमस्कार। मेरा नाम है ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज मौसम इतना खूबसूरत है कि मन मिजाज सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों प्रेरणा? बिल्कुल बहुत सही कहा रिचा। हैव वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और रिचा ने बहुत खूबसूरती से सुबह की शुरुआत की है, कार्यक्रम का आगाज़ किया है कि मौसम बहुत खूबसूरत और खुशनुमा हो चुका है। हालांकि कल बहुत सारी क्षति भी हुई है और बहुत सारे लोग, बहुत सारी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है कल के आंधी तूफान की वजह से। लेकिन मौसम में ये तब्दीली आम जनों को, हम आम आप जैसे लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कार्यक्रम का चूँकि आगाज़ हो चुका है तो आप बखूबी जानते हैं कि कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ उत्तम साझा करें। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, प्रखर व्यक्तित्व के धनी और सबसे बड़ी उनकी खासियत उनकी सहजता और उनकी सरलता। आइए उनके साथ, उनके कहे गए अनमोल वचन, उनके कहे गए कथन हम आपके साथ साझा करते हैं। एक नज़र डालते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हमारे पास बेहद ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बिहार वाकिफ़ है उनसे। तो हम आज स्वागत करना चाहेंगे श्री अशोक कुमार सिन्हा। विश्व प्रसिद्ध बिहार संग्रहालय पटना में अपर निर्देशक पद पर वो कार्यरत हैं। इनसे पूर्व उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना के निर्देशक, वो बिहार राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड पटना के मुख्य कार्यालय पदाधिकारी के पद पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बिहार की लोक कलाओं एवं हस्तशिल्प के संरक्षण में सर्वदा इनका अमूल्य योगदान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आज हम 1 मई है, हम कर्मचारी दिवस, श्रमिक दिवस मना रहे हैं, मजदूर दिवस मना रहे हैं और कहते हैं कि किसी भी देश के सामाजिक एवं औद्योगिक निर्माण में श्रमिकों की सबसे अधिक भूमिका है, सबसे अधिक उनका योगदान रहा है। और आपका एक लंबे वर्ष का अनुभव रहा है। आपने बिहार की धरोहर, आपने बिहार के हस्तशिल्प, बिहार की लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन में आपने अपनी एक अभूतपूर्व सेवा दी है, अपना वक्त दिया है। आज के इस विशेष दिन पर, विशेष दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आज का जो दिन है मजदूरों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है और इस दिन मुझे एक देश के मशहूर शायर हैं अमर गोदवी, उनकी शायरी है कि वो जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम पर आपके महलों में रौनक आई है। और फिर अगर हम बात करें अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो उनकी एक कविता है मजदूर, शीर्षक उसका मजदूर है। उन्होंने अपनी कविता में की 2 पंक्तियां मैं बताऊंगा कि मैं मजदूर हूँ। दिनकर जी की लिखी हुई पंक्ति है कि मैं मजदूर हूँ, मुझे देवों की धरती से क्या लेना देना। मैं मजदूर हूँ, मुझे देवों की धरती से क्या लेना देना, लेकिन अनगिनत बार इस धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। तो इन दोनों कवियों की कविताओं से मजदूरों की जो हमारे समाज में महत्ता है, जो सम्मान है, उसका पता चलता है। किसी भी देश समाज की बुनियाद, आपने सही कहा, तो मजदूरों के परिश्रम पर ही टिकी हुई है। और आज का दिन बेहद खास है मजदूरों के लिए। आज के अवसर पर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। बिल्कुल सर, कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है और बिहार इससे हमेशा समृद्ध रहा है। और जब आप इस क्षेत्र में आए तो किस तरीके से आए? आपका कैसा रहा? आपका बचपन कैसा रहा? आपकी पढ़ाई कैसी रही? देखिए, मेरा बचपन गांव में बीता। मेरा जन्म भोजपुर ज़िले में हुआ था। एक गांव है चांदी, वहाँ पर जन्म हुआ। 5वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव के प्राथमिक स्कूल से पूरी की। उस समय जो गाँवों का वातावरण था
बहुत अच्छा था। प्राकृतिक वातावरण, खेत, पौधे, सोन नदी बगल में बहती थी। उस समय गाँव में पारस्परिक सौहार्द, मेल मिलाप का वातावरण था। लेकिन अब जो गाँव में हम लोग जाते हैं तब वातावरण कुछ बदला बदला नजर आता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आत्मीयता का, प्रेम का स्रोत सूख गया है, लेकिन संकरा अवश्य हो गया है। अब लोगों में वैसी हेल मेल, प्रेम मिलाप की भावना कम देखने को मिलती है। और जहाँ तक मेरे लेखकीय व्यक्तित्व की बात है तो मेरे लेखन में हमेशा गांव मौजूद रहता है। और गांव, बचपन में जो गांव मैंने देखा था, कहीं ना कहीं मेरे लेखन में वो दिखाई देता है। जी। अशोक जी, अगर आपसे जानना चाहें कि अगर हम बात करें बिहार संग्रहालय की, देश भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है हमारा ये बिहार संग्रहालय। बिहार संग्रहालय पटना के आप अपर निदेशक के पद पर आप कार्यरत हैं। जानना चाहूँगी ये अनुभूति आपके लिए कितना सुखद है और साथ ही साथ कितना चुनौतीपूर्ण है? आपने कहा कि पूरे देश की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें अभी बिहार म्यूजियम पर टिकी हुई है। सचमुच न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का गौरव है। अभी हमारे डायरेक्टर जनरल, एक ताशकंद में मीटिंग हुई थी, अंजनी कुमार सिंह जी उस मीटिंग में गए थे। विश्व भर के म्यूजियम से लोग वहाँ आए थे। उन्होंने यही कहा कि पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र आजकल बिहार म्यूजियम बन गया है। तो हमें भी गौरव की अनुभूति होती है और हम लोग उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। और उसके लिए सही में अगर कहीं से सम्मान मिल रहा है तो उस सम्मान को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और उस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। आजकल देश दुनिया के कलाकारों का जुटान हमारे बिहार म्यूजियम में हो रहा है। अभी 2 मई से एक केस कला पर एग्जीबिशन है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जबकि वहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो रहा हो। अभी आने वाले समय में 22 जून से म्यूजियम भिनाले की शुरुआत हो रही है। उसमें 30 देशों के लोग आ रहे हैं। कलाकार अपनी अपनी कलाकृतियों को लेकर यहाँ प्रदर्शित करेंगे। G20 का आयोजन स्थल इस बार बिहार में बिहार म्यूजियम है। ये नवंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। विश्व के 30 देश के साथ साथ देश के जो नामचीन कलाकार हैं वैसे 20 कलाकार उसके अलावा अपनी अपनी कलाकृतियों को लेकर आएंगे। स्वाभाविक है उसमें बिहार के भी 2-3 कलाकार हैं, लेकिन देश के 20 कलाकार और विश्व के समूची दुनिया में से 30 कलाकार, तो इतने सारे कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम में होने जा रही है। क्या बात है सर। आपने एक बहुत साल आपने कलाकारों को दिया है और अभी तक दे भी रहे हैं। सर, क्या बदलाव आया है उनमें? पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या है? 2011 में मेरी पोस्टिंग उपेंद्र महारथी संस्थान में हुई थी जी। उस समय कारण चाहे जो भी हो, उपेंद्र महारथी संस्थान बिहार का इकलौता शिल्प संस्थान है, आर्ट इंस्टीट्यूट है। उस समय उस संस्थान की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब मैं गया, सच पूछिए तो उस समय तक मेरा भी शिल्प से कोई लगाव नहीं था, यह कला से कोई विशेष लगाव नहीं था। लेखन का काम हम जरूर करते थे, लेकिन शिल्प और कला के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं वहाँ गया और जब म्यूजियम को, वहाँ का म्यूजियम जो है उसको देखा और कलाकारों से मिला तो लगा कि बहुत कुछ संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। जानकारी मिली कि 2011 में मैं गया, उसके 20-25 साल पहले तक उस इंस्टीट्यूट में करीब 24 आर्ट एंड क्राफ्ट में ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चों को, लड़कियों को सिखाया जाता था कि आर्ट एक्टिविटीज़ में आप आगे आओ, और जितने भी बिहार की पारंपरिक कलाएं थीं, 24 कलाएं थीं, उनकी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती थी। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया उस समय घटकर सिर्फ 8 शिल्प बचे थे। मेरे लिए बहुत चुनौती थी कि कहाँ 24 कहाँ 8। यहाँ तक कि आपको ताजुब होगा कि मधुबनी पेंटिंग की भी ट्रेनिंग वहाँ नहीं होती थी, वो भी शिल्प बंद था, संस्थान बंद था। मैंने प्रयास किया 8 से बढ़कर अपने कार्यकाल में
सरकारी व्यवस्था में परमिशन लेना, सचिवालय जाना, उससे वहाँ से परमिशन ला के फिर से काम शुरू करना, बजट एलोकेट कराना, समस्याएं आती गई। लेकिन हमने करीब 14 सेक्शन नए शुरू करवाए और उसमें मधुबनी पेंटिंग और कई अन्य कलाएं जो विस्मृत हो रही थी उसको मैंने कोशिश किया कि यहाँ ट्रेनिंग हो ताकि लोग जानें। और बिहार के विभिन्न भागों में मैंने कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया, भारत सरकार से संपर्क किया। 1 करोड़ की लागत से करीब 10 जगहों पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण हुआ, जहाँ के कलाकार उस एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे विभिन्न कलाओं के कलाकार, जैसे दरभंगा में हमने टेराकोटा के लिए वहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया, मधुबनी के जितवारपुर में मधुबनी पेंटिंग के लिए, उसके अलावा रैयाम एक गांव है मधुबनी में, वहाँ सिक्की कला के लिए, भोजपुर में एप्ली कसीदा का काम महिलाएं वहाँ ज़्यादा करती हैं, वहाँ एप्ली कसीदा के लिए, गया में जो कि स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है, पत्थरकट्टी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर स्टोन क्राफ्ट के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो कई जगहों पर, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने महसूस किया कि कलाकारों से जब तक आप व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जुड़िएगा तब तक कलाकारों को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैंने एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक अधिकारी होना और फिर कलाकारों के साथ एक अहम का टकराव हमेशा हम देखते हैं कि लोगों में होता है, मैंने उस अहम को हटा के रखा। जो भी कलाकार आते गए सबसे प्रेम भाव से मिलना, सबकी समस्याओं को सुनना। तो विगत 10 सालों में जब तक मैं उपेंद्र महारथी में रहा, एक कलाकारों से व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर तक जुड़ा रहा, दुख सुख में हम लोग शामिल है और सरकार की विभिन्न योजनाओं को, बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को कलाकारों के लिए लागू किया, उसका फ़ायदा देखने को मिला है। आज जो उपलब्धि बिहार की नज़र आ रही है पद्मश्री के क्षेत्र में, देखिए कि विगत 5-6 सालों में हर साल 1 या 2 पद्मश्री बिहार से आ रहे हैं। आपको बताएं, अभी हम एक प्रोग्राम में लखनऊ गए थे, एक कला शिविर में चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया गया था। जब वहाँ के कलाकारों से बात होने लगी तो बताया कि ओरिजिनली यूपी में एक भी पद्मश्री नहीं है। अरे। और बिहार की बात कीजिए तो बिहार में 10 पद्मश्री कला के क्षेत्र में है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि बिहार की जो है, हमारे जो पारंपरिक कलाकार हैं उनकी बदौलत है। और 10 में 7 पद्मश्री मधुबनी पेंटिंग से हैं। तो मधुबनी पेंटिंग जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई है, उसमें 7 पद्मश्री हम लोग के बिहार से हैं, 3 अभी हम लोग के बीच में हैं जो सक्रिय भी हैं। अभी कुछ दिन पहले जो बिहार म्यूजियम में हमने एक प्रोग्राम किया था तो 3 पद्मश्री आई थी। इस साल एक पद्मश्री सुभद्रा देवी जी को इसमें मिला है, पेपर मेसी में। एक कपिल देव प्रसाद जी हैं जो 52 बूटी कला में काम करते हैं, उनको मिला है। तो कहने का मतलब कि बिहार की पारंपरिक कलाएं इतनी समृद्ध है कि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई कलाकार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो रहा है। सर, जैसा कि हमने देखा है कि कला और साहित्य से भी आपकी रुचि हमेशा से रही है, तो साहित्य के बारे में सर बताएं, इसके पीछे कैसे रुझान हुआ आपका? बचपन से ही साहित्य के प्रति मेरा लगाव उपजा। देखिए, उस समय के प्राइमरी स्कूलों में एक प्रतिदिन जो हमारे स्कूल में टीचर होते थे, जो अखबार का जो न्यूज़ होता था उसको पढ़ के सुनाते थे और अगले दिन उस विषय पर लिख के हमको लाना पड़ता था। हम लोगों को, सब बच्चों को कहा जाता था कि आप इस पर एक लेख लिख के ले आइए। तो उसी समय से लेखन के प्रति झुकाव हुआ और शुरुआत समय में जो उस समय के महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ थीं, दिनमान, धर्मयुग, रविवार, उन पत्रिकाओं में मैं पत्र लिखा करता था। जो लेख छपते थे उसके प्रतिक्रिया में मैं पत्र लिखता था। उसमें दिनमान में एक कॉलम होता था, अब आखिरी चिट्ठी। जिस पाठक का पत्र उस आखिरी चिट्ठी में छपता था उसको पुरस्कार भी मिलता था। तो कई बार मेरे पत्र उस आखिरी चिट्ठी के कॉलम में छपे और पुरस्कार स्वरूप किताबें और कुछ कुछ भेंट दिनमान पत्रिका देती थी। उत्साह बढ़ा और मैं लेखन के क्षेत्र में आते गया। लेकिन चूँकि मूल रूप से मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ, तो समाजवादी व्यक्तित्व जो हैं मुझे प्रभावित करते आए हैं। इसलिए मेरी अभी तक 12 किताबें जो हैं जीवनियों पर आई हैं।
विभिन्न महापुरुषों की जीवनियाँ मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की जीवनी लिखी, लगभग 300 पन्ने की। लोकनायक जयप्रकाश की जीवनी लिखी, अम्बेडकर साहब की जीवनी लिखी, भिखारी ठाकुर की जीवनी लिखी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी लिखी। तो विभिन्न महापुरुषों की जीवनियाँ मैंने लिखी। जब कला के क्षेत्र में आया, मैंने देखा कि बिहार की जो पारंपरिक कलाएं हैं, उस पर एक भी पुस्तक, बिहार की कलाओं पर कोई पुस्तक नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने जो बिहार के प्रमुख कलाकार हैं उन पर उनकी जीवनियाँ लिखी। फिर जो पद्मश्री हैं, फिर मधुबनी पेंटिंग को जो आगे बढ़ाने में जिनका योगदान रहा, जैसे भास्कर कुलकर्णी हों, उपेंद्र महारथी जी हों, इन लोगों की जीवनियाँ मैंने लिखी। तो कुल मिलाकर अभी तक मेरी 36 पुस्तकें आई हैं। और उसमें कविता भी है, उपन्यास भी है, कहानियाँ भी हैं और जीवनियाँ भी हैं, लेकिन अधिकतम जीवनियाँ। अशोक जी, साहित्यिक उपलब्धियों के लिए आपको सम्मानित भी किया गया, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मैं जानना चाहूँगी उसके बारे में आप कुछ बताएं, वो अनुभव आपके लिए कैसा था, ये ज़रूर साझा करें। साहित्यिक उपलब्धि के लिए मुझे 2 पुरस्कार मुख्य रूप से मिले हैं। एक तो बिहार सरकार का राष्ट्रभाषा सम्मान होता है, वो मोहनलाल महतो वियोगी सम्मान बिहार सरकार का है, वो मिला था 2014-15 में। और फिर कला लेखन के लिए बिहार कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा मुझे दिनकर वरिष्ठ सम्मान मिला है। तो निश्चय ही सम्मान से आत्मविश्वास बढ़ता है, आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो मुझे भी इन दोनों सम्मानों से, इसके अलावा छोटे मोटे कई सम्मान मिले हैं, लेकिन ये सम्मान हर किसी के लिए, जिसको भी सम्मान मिलता है, महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को, उसके लेखन को आगे बढ़ाने में ऐसे सम्मानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अशोक जी, अभी आपने कहा कि अगर हम कला के क्षेत्र की बात करें, बिहार की पारंपरिक कलाओं का अगर हम जिक्र करें, तो मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग वो कला है जिसे एक विश्व स्तर पर पहचान मिल चुकी है और बहुत सारे लोगों का जीवन इससे बिल्कुल कह सकते हैं कायाकल्प हो चुका है। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, देखने को मिला है। इसके इतर बहुत सारी ऐसी कलाएँ हैं, पारंपरिक कलाएँ हैं, जिनमें से सिक्की आर्ट और आपने और भी कुछ कलाओं का जिक्र किया। ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान के दिनों में इन कलाओं के प्रति लोगों में कितना और रुझान देखने को मिल रहा है और इससे लोगों का जीवन किस प्रकार से बदल रहा है? अच्छा प्रश्न किया आपने। सही में आज के समय में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो बिहार की कला की बात होती है तो सिर्फ मधुबनी पेंटिंग का नाम उभर कर सामने आता है। लेकिन व्यवहार में और भी कई सी कलाएँ हैं बिहार में जो अपने कारीगरी के लिहाज से, उत्कृष्टता के हिसाब से बेहद खास हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिहार में आज से 2-3 दशक पहले तक 24 कलाएँ होती थी। हालांकि उसमें से कुछ कलाएँ विलुप्त हो गई, दुर्भाग्यवश हम उन्हें बचा नहीं सके और आज उनकी संख्या गिनी चुनी है। लेकिन अभी भी करीब 15 या 16 कलाएँ, पारंपरिक कलाएँ बिहार में हैं, मधुबनी पेंटिंग के अलावा। उसमें जैसे पटना, जहाँ के हम लोग बैठे हुए हैं, पटना की एक टिकुली पेंटिंग है जो महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती है, उसको केंद्रित करके एक कला है टिकुली पेंटिंग। आज के डेट में बिहार पटना में, पटना सिटी से लेकर दानापुर के बीच में लगभग 5000 महिलाएं टिकुली पेंटिंग के माध्यम से जीवन यापन कर रही हैं। उसी तरह से अगर हम अंग प्रदेश की बात करें, भागलपुर की बात करें, तो वहाँ पर ही मंजूषा पेंटिंग है। 6वीं शताब्दी में एक कथा है, कथा को आधार बना के वो पेंटिंग शुरू हुई है। बिहुला बिसहरी की कथा को केंद्रित करके उस पर आधारित एक पेंटिंग की शुरुआत हुई थी, मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग में भी आज 8 से 10 हज़ार कलाकार भागलपुर, बांका एवं उसके समीपवर्ती जिलों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिक्की कला, जो पहले देखिए मधुबनी पेंटिंग और सभी कलाओं का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो किस समय इसका प्रचलन हुआ कोई नहीं जानता है, लेकिन ये तय है कि जब मनुष्य जागृत हुआ, उसमें समझने बूझने की शक्ति आई, उसी समय से
कलाओं की शुरुआत हो गई थी, या तो मधुबनी पेंटिंग हो या अन्य कलाएं। तो सिक्की कला जैसा हम लोग इतिहास में जाते हैं तो शुरू से ही जिस समय मानव जागृत हुआ, पाषाण काल से निकलकर अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ने लगा, उसी समय से दैनिक उपयोग की चीज़ें बनने लगी। उसमें सिक्की कला हो, बम्बू आर्ट हो। आप देखेंगे बौद्ध के समय में, बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय में जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बम्बू से बने हुए, बांस से बने हुए पात्रों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी बम्बू से बने होते थे। सिक्की का भी प्रयोग शादी ब्याह, पर्व त्यौहार, सामाजिक त्यौहार जो होते थे उस समय भी सिक्की से बनी हुई वस्तुएं चूँकि प्राकृतिक होती थी और गाँवों में आसानी से उपलब्ध होती थी। पहले गाँव जो थे आत्मनिर्भर इकाई थी। बिहार के जो गाँव थे गाँव में ही सब सामान मिलते थे। बढ़ई अपना सामान बनाता था, लोहार अपना सामान बनाता। हर जाति विशेष के लोग अपने अपने कला के क्षेत्र में पारंगत थे। लेकिन जैसे जैसे विकास होते गया पारंपरिक कलाएं लुप्त होती गई। लेकिन सौभाग्य से बिहार में के जो ग्रामीण जनजीवन में बहुत सी प्राचीन कलाएं विद्यमान हैं और उन्हीं के बल पर बिहार अपना नाम रोशन कर रहा है। निस्संदेह मधुबनी पेंटिंग सबसे आगे है, लेकिन सिक्की कला में आज 10 से 15 हज़ार महिलाएं काम कर रही हैं। उसी तरह से सुजनी कला जो बिहार के हर गांव में एक समय विद्यमान थी, आज भी 5 से 10 हज़ार महिलाएं सिक्की कला में बिहार में काम कर रही हैं। एप्ली कसीदा जो महिलाओं की कला है, और सौभाग्य या संजोग कहिए कि जितनी पारंपरिक कलाएं हैं उसमें से 90% कलाएं जो हैं महिलाओं के हाथ हैं, आगे बढ़ रही हैं। क्या बात है सर। बहुत सारी कलाएं हैं और इन्हीं कलाओं में एक भोजपुरी पेंटिंग भी है। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि मिथिला पेंटिंग का ही अगर उसके रंग को हम कम कर दे तो वो भोजपुरी पेंटिंग हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं जी। मेरा बचपन भोजपुर में बीता है। मैंने देखा है कि भोजपुर में भी बचपन में, आज से 60-62 साल पहले की मैं बात बताऊं, उस समय घर में कोई मेहमान आता था तो कुछ बिस्तर बिछावन अलग से घर में रखे जाते थे कि जब कोई विशेष मेहमान आएगा तो उस समय इस बिछावन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग देखते थे कि अद्भुत कलाकृतियाँ होती थी, सूजनी की, एप्लिक की, तकिया, चादर, बेडशीट पर सूजनी का जो काम होता था आज वैसा कम देखने को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भोजपुर की तरफ, कलाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। चूँकि उपेंद्र महारथी जी का बहुत ज़्यादा समय दरभंगा में बीता और बाद में वो यहाँ के डायरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है बिहार की कलाओं को आगे बढ़ाने में। तो जिन कलाओं को वो जानते थे और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मिथिलांचल क्षेत्र जागृत रहा तो संरक्षण मिला, वहाँ की कलाएँ आगे बढ़ी। भोजपुर में क्या हुआ कि वहाँ विस्थापन बहुत ज़्यादा हुआ। अब फिजी, मॉरिशस, विभिन्न देशों में वहाँ के मजदूर गए, वहाँ के लोग गए, वहाँ काम करने चले गए। तो एक भोजपुरी में एक कविता है कि वो मैं थोड़ा सा कुछ याद है कि गरीबी में, आर्थिक तंगी में सब लोग भूल जाता है कला और सब चीज़, एक ही चीज़ याद आता है कि नून तेल लकड़ी कहाँ से मिलेगी जी। कि उस कविता का, भोजपुरी कविता का, भूल गईल राग रंग, भूल गईल तिकरी, याद रहल एक चीज़ नून तेल लकड़ी। तो कहने का मतलब कि जहाँ पेट का संकट हो, भूख का संकट हो, वहाँ कला संस्कृति पर ध्यान नहीं गया। विस्थापन बहुत ज़्यादा हुआ भोजपुर इलाके से, इसलिए कलाएं भोजपुर की जो हैं ज़्यादा पनप नहीं पाई। लेकिन भोजपुर में अभी भी दीपावली के समय में 1 महीना जो प्रिया लेखन होता है, पेंटिंग वहाँ है। जैसे मिथिलांचल में डलिया, मौनी, सिक्की से काम होता है। यहाँ गेहूं के डंठल से, चावल के डंठल से भोजपुर इलाके में डोलिया, मौनी, सूप इत्यादि बनते हैं। लेकिन हाँ,
अपेक्षाकृत मिथिलांचल के भोजपुर की कलाएं पुष्पित पल्लवित नहीं हुई। मिथिलांचल के जो कलाकार हैं वो जागृत भी हैं और सजग भी हैं, इसलिए उनकी कलाएं आगे बढ़ी। मैं एक घटना बताता हूँ। 2012 में मुझे जिम्मेवारी मिली कि प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कीजिए। जब मैं वहाँ गया उस समय तक बिहार को एक भी कोई मेडल नहीं मिलता था। हमारे समक्ष चुनौती थी कि जब हमारे डायरेक्शन में वहाँ एग्जीबिशन हो रहा है तो हम कोशिश करें कि हर साल कुछ ना कुछ पुरस्कार दूसरे राज्य ले जाते हैं। बिहार को कोई पुरस्कार आज तक नहीं मिला था। हमने कुछ अपने दोस्तों से बात की जो डिजाइन के क्षेत्र में कार्यरत थे। उन्होंने सलाह दिया कि बिहार की आपकी कलाएं इतनी समृद्ध हैं कि आप उन कलाओं की बदौलत ही बिहार मंडप को प्रगति मैदान में अच्छे से सजा सकते हैं और हो सकता है कि पुरस्कार भी मिल जाए। मैंने मिथिलांचल के कलाकारों से बात की। करीब 30-35 संख्या में महिला कलाकारों को लेकर 2012 में एक महीना हम लोग दिल्ली में रहे और उन महिला कलाकारों में सिक्की कला की कलाकार, मधुबनी पेंटिंग की कलाकार और भी कई जो कलाएं हैं मिथिलांचल में विद्यमान, उसके कलाकार एक महीना महिला कलाकार रहे। एक महीना उन्होंने बिहार मंडप को सजाया और उसके चलते पहली बार बिहार को गोल्ड मेडल मिला था उस साल। लेकिन अगर बिहार के भोजपुर की महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाएं घर से निकलने में परहेज करती हैं। वो एक महीना आपको दिल्ली में रह के शायद ही काम कर पाएँ। लेकिन महिलाओं, इसीलिए कहना है मेरा कि मिथिलांचल की महिलाएं इतनी जागरूक हैं। ये भेद, ये अंतर क्यों? आप क्या कारण पाते हैं इसके पीछे का? देखिए, एक तो जागृति आनी चाहिए कला के क्षेत्र में। चूँकि मिथिलांचल की महिलाएं शुरू से ही काम कर रही हैं। भास्कर कुलकर्णी जी के समय में 1964-65 के समय से महिलाओं का दिल्ली आना जाना, कलाकारों का दिल्ली आना जाना हो गया, तो वो लोग ज़्यादा उनका व्यक्तित्व खुला और वो सहजपन उनमें आ गया कि चलो दिल्ली अपना है। लेकिन भोजपुर की महिलाओं की कला की बात ही नहीं थी। कला लगभग कुंद हो गई थी, मंद पड़ गई थी। तो वहाँ के महिला कलाकारों में वैसी जागृति नहीं, बस वही शादी ब्याह के समय में अपना कोहबर लेखन कर दें या फिर प्रिया लेखन कर दें, दीपावली के समय में उतना ही तक सीमित थी। उनमें समझ नहीं थी कि हम इस कला को व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। लेकिन पिछले 5-6 सालों में भोजपुरी कला के प्रति भी जागृति आई है। कई संस्थाएं काम कर रही हैं। यहाँ तक कि भोजपुरी कला में 2-3 स्टेट अवार्ड भी पिछले 3-4 साल में मिला। तो मुझे लगता है कि अन्य कलाओं की तरह भोजपुरी कला का भी भविष्य उज्ज्वल है। ऋषा, कितनी खूबसूरत बात हो रही है ना कि जितनी भी कलाओं का जिक्र हो रहा है उसमें आमतौर पर महिलाएं बढ़कर आ रही हैं और महिलाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है और अपनी कला के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रही हैं। चंद पैसे घर में आ रहे हैं, घर में एक सुदृढ़ता आ रही है, उनकी वजह से एक मजबूती आ रही है, वो घर में अपना योगदान दे रही हैं अपने परिवार के लिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है और एक अच्छा कह सकते हैं कि हम सभी के लिए एक अच्छा सा संदेश है, एक अच्छा मैसेज है। अशोक जी, जानना चाहूँगी आपसे कि अगर आपने कलाकार की बात की, बहुत सारे कलाकारों से आपका रोज़ आमना सामना होता है। अगर वर्तमान के दिन की मैं बात करूँ तो कलाकारों के लिहाज से, उनके नज़रिए से क्या चुनौती है, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं या क्या संकट या समस्याएं हैं जिसके कारण वो कहीं किसी प्रकार से अपनी कला को वो आगे नहीं लेकर आ पा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे बड़ा संकट है कि हमारे जो पारंपरिक कलाकार हैं गाँवों में रहते हैं। तकनीक की उतनी समझ अभी तक उनमें नहीं आ पाई है। आज का जो युग है, बाजारवाद का युग है, तकनीक का युग है। अधिकांश जो कलाकृतियों की बिक्री हो रही है ऑनलाइन हो रही है। हमारे कलाकार गाँवों में रहते हैं, उतने समृद्ध नहीं हैं, तकनीकी रूप से समृद्ध नहीं हैं। आजकल ऑनलाइन का युग है। जब तक वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, बिक्री की समस्या बनी रहेगी। जो कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं वो तो इसमें पारंगत हैं, वो इस दिशा में सक्रिय हैं। लेकिन पारंपरिक कलाकार जो लोक कलाओं के कलाकार हैं, उनके साथ ये समस्या है और सरकार ने विगत वर्षों में कई प्लेटफॉर्म खड़ा किए हैं। अमेजन की बात हो, फ्लिपकार्ट की बात हो या अन्य कई आयोजनों से
बिहार की सरकार ने कलाकारों को जोड़ा है और सरकार खुद पहल करके उनकी मार्केटिंग कर रही है। यहाँ तक कि पटना में 5-6 जगह ऑफलाइन दुकान भी खुल गए हैं। दिल्ली में कनॉट पैलेस में बिहार सरकार का अपना जो दुकान है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार सक्रिय है, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। ऑनलाइन के लिए सरकार खुद प्रयत्नशील है, उनको ट्रेनिंग भी दे रही है। कि सर बच्चे तो जाना चाहते हैं क्राफ्ट के फील्ड में, कला के फील्ड में, लेकिन आज भी जो उनके अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि इस चीज़ में जाना शायद उनके लिए सही नहीं है। ऐसे अभिभावक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक ताज़ा घटना है जी। कल महामहिम राज्यपाल ने पद्मश्री सम्मान से इस साल जो सम्मानित हुए हैं उनको सम्मानित किया था अपने यहाँ बुलाकर। उसी क्रम में एक पद्मश्री जो हैं कपिल देव प्रसाद जी, जिनको बावन बूटी कला में सम्मान मिला है, वो कल मेरे पास आए। मैंने उनका पहले का समय का बारे में उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने एक अद्भुत बात बताई। बोले कि मेरे दादाजी सन्निचर क्रांति 52 बूटी का काम करते थे। अंग्रेजी शासन काल था, उस समय चूँकि मिलें नहीं होती थी, कपड़ा हाथ से ही बुने जाते थे, तो जो अच्छा काम करता था उसको अंग्रेज सरकार सम्मानित करती थी। तो उनके दादाजी को एक बहुत बड़ा सोने का तगमा अंग्रेज सरकार ने घोषणा किया कि आपको हम लोग सम्मानित करेंगे सोने के तगमे से। अगर वो आप नहीं इच्छुक हैं तो अलग से 5 रुपया दिया जाएगा। तो उनके दादाजी ने सोचा कि सोने का तगमा क्या होगा, उन्होंने 5 रुपया स्वीकार किया। उस समय आज से सैकड़ों 100 साल पहले की बात होगी। तो ये कपिल देव जी बोल रहे थे कि बचपन में जब मेरे पिताजी सुनाते थे कि तुम्हारे दादाजी ने 5 रुपया लिया, सोने का तगमा नहीं लिया, तो कपिल देव जी ने कहा कि उसी समय सोचा था मैंने, हालांकि कोई संभावना ही नहीं थी कि 52 बूटी जो कला बिहार की विलुप्त हो रही है उसमें कोई बड़ा हमको योगदान हमारा होगा या मुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन बोला कि उसी समय हमने तय किया था कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा और जब कभी मौका मिलेगा तो मैं तगमा हासिल करूंगा, पैसा नहीं हासिल करूंगा। और देखिए संयोग से उनको 50 साल के बाद ही सही, बचपन में उन्होंने सोचा और 60 साल की उम्र में उन्हें पद्मश्री मिला है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि कलाकारों में निश्चय जो पारंपरिक कला है उसके परिजन अपनी कला से विमुख होते जा रहे हैं। आप देखती होंगी मानपुर में बुनकर का बहुत बड़ा गांव है मानपुर, लेकिन वहाँ हर साल बुनकरों के बच्चे IIT में और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत एक एग्जाम्पल दूंगा। एक मधुबनी पेंटिंग की नेशनल अवार्डी हैं श्रीमती आशा झा। 5 बेटियां हैं उनकी, सभी बेटियां बहुत पढ़ी लिखी। एक इंजीनियर है, एक आर्किटेक्ट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और सभी को अच्छी नौकरी लगी। लेकिन सबने नौकरी शुरुआत की, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और अपनी माँ की कला में हाथ बटाने लगी, मधुबनी पेंटिंग में हाथ बटाने लगी। और आज आशा झा कपड़ों पर जो मधुबनी पेंटिंग होती है, देश दुनिया में उनका व्यवसाय चल पड़ा है और करोड़ों में उनकी बिजनेस हो रही है। तो दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष की कुछ लोग जो पारंपरिक कलाकार हैं उनके परिजन विमुख हो रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनके परिजन अच्छी नौकरियां छोड़ के, बैंक में PO की नौकरी छोड़ के, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ के पारंपरिक कला से जुड़ रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह की भावना और ज़्यादा विकसित होगी। एक मैं आशा झा का एग्जाम्पल दिया, एक मैं बताऊं पद्मश्री ब्रह्मदेव राम पंडित जिनको पद्मश्री मिला है, उनके समूचा परिवार, बहू बेटा सब लोग इस कला में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका व्यवसाय चल रहा है। सेरामिक के क्षेत्र में पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिसिटी मिल रही है, समृद्धि मिल रही है, उसके चलते अब जो नई पीढ़ी है वो भी इस कला की ओर जागृत होगी। क्या बात है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर कि लोगों में बदलाव अब धीरे धीरे
देखने को मिल रहा है, लोगों की सोच में मिल रहा है। लोग पहले, ऋचा कितनी अच्छी बात कही कि सारे अच्छी अच्छी नौकरियों में थे, बावजूद उसके उन्होंने रिज़ाइन किया और अपनी माँ की का जो रोज़गार था या जो उनका स्टार्टअप था, बेटियों ने उसको उसमें आगे हाथ बढ़ा। दिया। तो यहाँ पे ये है कि आप स्वयं तो आपको रोज़गार मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ना जाने कितने सैकड़ों लोगों को आप रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कला में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो। सर, जानना चाहूँगी कि आपका एक साहित्यिक पक्ष भी है, साथ ही साथ आपने पहले कहा कि पहले आपको शिल्पकला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ी, दिलचस्पी बढ़ी और आप एक अपर निदेशक के तौर पर आप अपनी सेवा दे रहे हैं बिहार संग्रहालय में। जानना चाहूँगी सर कि अभी भी आपका, अगर साहित्य पक्ष की बात करूं तो आपका काव्य संग्रह भी है, गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में आपकी रुचि रही है, आपका काव्य संग्रह भी आया है। चाहूँगी अगर आप कुछ अपनी रचना हमारे बीच अगर प्रस्तुत करना चाहें तो बहुत अच्छा हो, बहुत सुखद होगा। मेरा निगेटिव पक्ष है कि कविताएं, मेरी अपनी कविताएं भी याद नहीं रहती है, लेकिन मैंने हमारे पिता का निधन हुआ था, मैंने एक खंड काव्य लिखा था पिता, जिसका लोकार्पण नामवर सिंह ने किया था। डॉक्टर नामवर सिंह का नाम आपने सुना होगा। और उन्होंने कहा था कि माँ पर, बहन पर तो कई किताबें आई हैं, कई कविताओं की किताब आई है, लेकिन पिता पर अशोक की जो किताब है, मेरे बारे में उन्होंने बताया कि पहली किताब है, इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक पुस्तक है। उसी तरह से जब मेरी माँ का निधन हुआ तो मैंने माँ पर एक कविता लिखी थी, कई कविताएं लिखी, लेकिन एक कविता जो मुझे कुछ लाइनें याद हैं, मैं उसका पाठ आपके समक्ष कर रहा हूँ। माँ से बढ़कर इस दुनिया में और नहीं है कोई, माँ से बढ़कर इस दुनिया में और नहीं है कोई, माँ को ही बस ढूंढ रही हैं आंखें खोई खोई। आँख खुली तो सबसे पहले माँ का दर्शन पाया, माँ की आँखों ने ही मुझे सारा जग दिखलाया। तो चंद पंक्तियाँ मुझे याद है जो आपके समय मैंने प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। बहुत माँ के स्नेह, माँ का जो प्रेम है, वो कहते हैं कि उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हम कितनी भी गज़लें, कविताएं या फिर हम कुछ भी लिख लें, इसे बयां कर पाना, इसे व्यक्त कर पाना ये संभव नहीं है। और हमेशा जब हम कुछ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कहीं ना हमें प्रभावित तो की होती है जो हम लेखन में आते हैं। जैसा कि मेरा अनुभव है सर, बचपन या छात्र जीवन में कोई ऐसी घटना तो घटी जो आपको इतना प्रभावित कर रही थी कि या लिखें या फिर हम इस क्षेत्र में आए? दो घटनाएं हैं मेरे जीवन में जिसको मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। एक घटना पटना की है, 4 नवंबर 1974 की घटना। उस समय मैं पटना हाई स्कूल का छात्र था, 8वीं कक्षा का छात्र था। जयप्रकाश नारायण का नाम किताबों में पढ़ा था, सुना था कि आज़ादी के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरी कोशिश रहती थी कि जेपी से मिलूं, जयप्रकाश जी से मिलूं, लेकिन बच्चा था, वो कदम कुआं में रहते थे, मैं यारपुर मोहल्ले में रहता था, कभी उनका दर्शन नहीं हो पाया। एक दिन जानकारी मिली कि वो एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए इनकम टैक्स गोलंबर से गुजरेंगे। उस दिन स्कूल छोड़ के, स्कूल से निकल के, मैंने एक तरह से भाग के मैं चला गया जेपी को देखने की इतनी उत्सुकता थी। इनकम टैक्स गोलंबर के पास लाखों की भीड़ थी पटना में उस दिन। जेपी जीप पर बैठे हुए और उनके पीछे हजारों लाखों की भीड़ आ रही थी। सिर्फ मैं बच्चा था, बताया कि 12 साल की उम्र थी, जेपी को देखने की इच्छा थी। पुलिस भगाती थी, फिर हम लोग जुट जाते थे। काफ़ी माने यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, यहाँ तक कि शादीशुदा जिनको 2-3 दिन भी शादी हो, वो महिलाएं भी लगा कि वो सभी देखने के लिए जेपी को आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। जेपी आए, वहाँ पुलिस ने ब्लॉक कर दिया था रास्ता, जहाँ जयप्रकाश जी की आज मूर्ति लगी है। जेपी जीप से उतरे, उनके साथ फनीश्वर नाथ रेणु जी भी थे, महत्वपूर्ण साहित्यकार, जीप पर बैठे हुए। अभी तक मुझे वो दृश्य याद है। और जेपी ने कहा कि नहीं, जुलूस आगे जाएगी, पुलिस ने रोक दिया। इसी बीच में पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया।
स्टूडेंट जो जेपी के साथ थे उनको लाठी उन पर पड़ने लगी तो जेपी आगे बढ़ा। सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। जेपी ने कहा कि बच्चों को क्यों मारते हो, मारना है तो मुझे मारो। चंद मिनटों में ही 1-2 लाठी जेपी पर लग गई और जेपी भी बेहोश होकर गिर गया। चंद मिनटों के लिए उनका चश्मा गिर गया, खुल के दांत जो नकली दांत थे इधर उधर गिर गए। लोग पानी का छींटा मारा, पुलिस वाले भाग खड़े हुए, प्रशासन भाग खड़ा हुआ कि जेपी को लाठी लग गई। लेकिन चंद मिनटों में उन्हें होश आ गया और फिर चाय की दुकान में बैठ के, और संयोग से वहाँ बगल में बैठने का मौका मुझे मिला चाय दुकान पर, तो 5-7 मिनट जेपी वहाँ होश में आने के बाद जो स्थिति होती है 5-7 मिनट तक जेपी को सहमित होने में समय लगा। तो उस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो मैं मानता हूं कि ये मेरे जीवन की कि एक दूसरे गांधी को मैंने इतने नज़दीक से देखा। और एक दूसरी घटना है कि मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी से भी मिला था। अच्छा। 8 अक्टूबर को जेपी का निधन हुआ था 1977 में, 1979 में जेपी का निधन हो गया था। दाह संस्कार बांसघाट पर होना था जेपी का। उसमें शामिल होने के लिए बहुत से नेता देश विदेश के आए थे और जो आज का मुख्यमंत्री निवास है उसमें गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो मुझे जानकारी मिली, उस समय मैं इंटरमीडिएट का छात्र था, कि मोरारजी देसाई आए हैं दाह संस्कार में शामिल होने के लिए। मुझे लगा कि मोरारजी देसाई भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। बच्चा था, मन लगता था कि महापुरुषों से मिला जाए। साइकिल लेके मैं चला गया जो मुख्यमंत्री निवास से गेस्ट हाउस हुआ करता था। मैं सोचा कि जल्दी मोरारजी देसाई से मिल लूँ, लेकिन जब वहाँ गए देसाई जी से मिलने, वो कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चले गए रूम में। वो बोले खादी पहन के आओ। उस समय खादी का कपड़ा मेरे पास नहीं था। उन्होंने डांट के निकाल दिया कि भागो, ऑटोग्राफ नहीं देंगे जब तक खादी का कपड़ा पहन के नहीं आओगे। मालूम चला कि उसी भवन में मिसेज गांधी भी ठहरी हुई। मन नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे मिलने चला गया। इतने प्यार से मिली, बेटा कैसे हो, आओ, क्यों आए हो। इंदिरा गांधी को देख के तो हमारी जो स्थिति थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत प्यार दिया और चाय भी पिलाया। तो उस दिन को मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। क्या बात कहते हैं है। कि कुछ घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती है उनका प्रभाव इतना गहरा हमारे जीवन पर पड़ता है जिसका एक सुखद परिणाम भी देखने को मिल सकता है, और जो आपके जीवन में बिल्कुल स्वतः घटित हुआ। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप खादी पहनकर उस वक्त नहीं गए थे, और एक वक्त आया जब आप खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में आप निदेशक के तौर पर आपने अपनी सेवा दी। बहुत ही ये सुखद संयोग रहा। सर, आप अपने कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना सुबह के वक्त इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। चलिए, आप सभी के प्रति भी रहा। हमारी बातचीत हुई हमारे आज के खास मेहमान से। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन जाने के पूर्व आप बखूबी जानते हैं कि हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने ख़त, अपने सुझाव, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और अपने विचार पहुंचाने के लिए आपको लिखना होगा हमें पता, और पता लिखने के लिए, ख़त पहुंचाने के लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो पता नोट करें, निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।